नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मऊ के घोसी सीट से इन प्रत्याशियों ने किया नामांकन। वाराणसी शहर की सड़कों पर अब जाम की समस्या से मिलेगा निजात। आगरा में 140 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर। महाकुंभ से पहले चमकेगा प्रयागराज। जन शिकायतों के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील रहने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीचिंग व नॉन टीचिंग पद पर निकली भर्ती। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग के कुल 1841 पदों पर भर्ती आई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2023 है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। वही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन व महिला कैंडिडेट्स को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा, फिर पद के मुताबिक स्किल टेस्ट होगा, फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वही पद के मुताबिक आपको वेतन दिए जाएंगे। यूपी पर्यटन में आज हम जानेंगे अहित छत्र जैन मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला तहसील में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी। इसके पीछे की एक कहानी है कि पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के दौरान उनके बड़े भाई कामत ने लगातार बारिश करवाई। अधिक बारिश के कारण पानी उनके गर्दन तक आ चुका था, लेकिन उनकी रक्षा के लिए नाग देवता धर्मेंद्र आए। नाग देवता ने अपने सर पर 1000 फनों का छत्र धारण किया था। इसके बाद ही इस जगह का नाम अहित छत्र हो गया, जिसका अर्थ होता है अनुवादित सर्प छत्र। बता दें कि यह 16 महाजनपदों में से एक था और यह धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मऊ के घोसी सीट से इन प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मऊ के घोसी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इसके लिए अब तक 4 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भी किया जा चुका है, जिनमें जनता क्रांति पार्टी से मुन्नी लाल चौहान, भाजपा के प्रत्याशी में दारा सिंह चौहान, आम जनता पार्टी से राजकुमार चौहान और जन राज्य पार्टी से सुनील चौहान शामिल है। बीते ही दिनों उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख थी। आज नामांकन पत्रों का परीक्षण होना है। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम जानेंगे हेमंत माहौर के बारे में। ये एक भारतीय निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता है। इनका जन्म 18 अगस्त वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। ये कई प्रसिद्ध फिल्मों में सराहनीय अभिनय भी कर चुके हैं, जिनमें एजेंट विनोद, हाईवे और फैंटम आदि कई बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। ये अपने जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिनमें मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल शामिल है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ चल रहा ज्ञानवापी सर्वे। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अभी भी जारी है। केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री और एनएसजी और एटीएस समेत कमिश्नरेट पुलिस की टीम की तैनाती में यह सर्वे कार्य चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 4 भागों में बढ़कर एएसआई की टीम इस काम को पूरा करने में लगी हुई है। 2 टीमें तहखाने के सर्वे का काम पूरा करने में लगी हैं, तो वहीं 2 टीमें बाहरी परिसर में लगी हुई हैं। इसके लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मदद भी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन तथा आकाशीय चमक होने की संभावना है। काशी में युवा सम्मेलन की हुई शुरुआत। बीते ही दिनों काशी में 4 दिवसीय Y20 यानी युवा सम्मेलन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डेलीगेट्स का आगमन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि युवाओं को नवाचार और कौशल विकास से जुड़ने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा। इसका आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निदेशक पंकज कुमार और जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा इसकी जानकारी दी गई। वाराणसी शहर की सड़कों पर अब जाम की समस्या से मिलेगा निजात। वाराणसी शहर की सड़कों पर अब अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन अब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे लेकर कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में करने वाले हैं। इसके तहत फुलवरिया 4 लेन पर अगले ही महीने से वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं बामबदपुर एयरपोर्ट से बीएचयू भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। लहरतारा से सेंट्रल जेल रोड तक 4 लेन की बात करें तो यहां तो वाहन भी दौड़ने लगे, लेकिन फिलहाल इसके 1 लेन का काम ही पूरा हुआ है। 31 अगस्त तक इस परियोजना को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले लहरतारा से कचहरी और शिवपुर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते थे, लेकिन इन परियोजनाओं के शुरू होने से यह सफर मात्र 10 मिनट में ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और अंधरा पुल पर लोगों को अधिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ज्ञानवापी मामले में विवादित बयान को लेकर सपा व एआईएमआईएम नेता पर 4 सितंबर को अगली सुनवाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ज्ञानवापी मामले में अब 4 सितंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे जिन्होंने निगरानी याचिका दाखिल की, उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा और एआईएमआईएम के नेता के बयान से हिंदू समाज की आस्था को गहरा ठेस पहुंचा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट में विपक्षी पक्षकार अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए। आपत्ति दाखिल करने के लिए सभी को अदालत द्वारा समय मिला है। आगरा में 140 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए से आगरा में इनर रिंग रोड स्थित एतमादपुर मदरा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को डीपीआर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस कन्वेंशन सेंटर को 7.4418 हेक्टेयर में आकार दिया जाएगा। एडीए द्वारा लखनऊ में अपर मुख्य सचिव शहरी आवास नितिन रमेश गौकर्ण के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ द्वारा बताया गया है कि एतमादपुर मदरा में 7.4418 हेक्टेयर भूमि पर एडीए भूमि अर्जन कर चुका है। कन्वेंशन सेंटर को डीपीआर के लिए प्रस्ताव भेजा था, इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब इसे तैयार करने की कार्य योजना पर काम होगा। शहरों में आम लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने उठाए ये कदम। योगी सरकार शहरों का दायरा नए सिरे से तय कराने जा रही ताकि आम लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा किया जा सके। इस संबंध में शासन द्वारा विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने को कहा है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ और बाराबंकी विकास प्राधिकरण का दायरा सबसे पहले बढ़ाया जाएगा। राज्य में अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास जमीन की कमी हो रही, जिस वजह से विकास प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण में समस्या का सामना करना पड़ रहा। किसानों से जमीन लेकर अवैध तरीके से बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर शहर से सटे गांवों में आवासीय योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से सरकार द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। डॉक्टरों के लिए योगी सरकार ने किया पहल। प्रदेश सरकार डॉक्टरों के लिए एक नई पहल करने जा रही। इसका मकसद है मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पलायन को रोकना। अक्सर डॉक्टर निजी प्रैक्टिस की चाह रखते हैं, ऐसे में राज्य सरकार इन्हें कुछ शर्तों के साथ यह सुविधा देगी। शर्त के अनुसार इन डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन सरकारी संस्थान परिसर में ही उन्हें मरीज देखने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसकी शुरुआत लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट से होगी। फिलहाल चिकित्सा विभाग इसके प्रस्ताव को तैयार करने में लगा है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। बीते ही दिनों 2 दिवसीय प्रवास पर सीएम योगी वाराणसी आए हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। फिर जलकर के भेलूपुर परिसर में पेयजलापूर्ति कार्य का निरीक्षण किया। हालांकि Y20 सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शामिल होंगे। फिर 1 घंटे समय बिताने के बाद यहां से निकलकर पुलिस लाइन हेलीपैड जाएंगे और राजकीय हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ से पहले चमकेगा प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ का मेला सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। देश भर में से लाखों लोग यहां भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ से पहले प्रयागराज की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही। इसके लिए 34 परियोजनाओं को 276 करोड़ की लागत से स्वीकृति दी जा चुकी है। महाकुंभ साल 2025 में आयोजित होने वाला है और इससे पहले शहर के दीवारों पर 10 लाख वर्ग फीट वॉल पेंटिंग पेंट माई सिटी के तहत की जाएगी। साथ ही मेला प्राधिकरण का अतिथि गृह बनाने की अनुमति जॉर्ज टाउन में मिल चुकी है। बरेली के एक गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हो रहा यूनिफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट में मचा रहा धूम। पानी के जहाज पर काम करने वाले कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बरेली के महिला स्वयं सहायता समूह अपराजिता द्वारा तैयार की जा रही, जो इंटरनेशनल मार्केट से भी गर्दिश मचा रहा। बता दें कि यह समूह बरेली के एक छोटे से गांव फरीदापुर इनायत खां में संचालित होता है। इस समूह को अब 3 शिपिंग कंपनियों से 5000 यूनिफॉर्म बनाने के ऑर्डर मिले हैं। इस तरह के यूनिफॉर्म को अब तक कुछ जानी मानी ही कंपनी तैयार करती थी। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे आपका स्मार्टफोन बन सकता है आपके लिए खतरनाक। आजकल छोटे से बड़े हर किसी के हाथ में अक्सर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सीमा से अधिक इसका इस्तेमाल करना आपके लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर करता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इसकी वजह से बच्चों में बहरापन तेजी से बढ़ता ही जा रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 6 से 12 साल तक के 42.4% बच्चे तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं। सीमा से अधिक मोबाइल फोन का प्रयोग करना और भी कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत महिलाओं को इन अवसरों पर विशेष अवकाश देने की चल रही तैयारी। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में
कार्यरत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष अवकाश देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। आदेशानुसार प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विवाहित महिला शिक्षिकाओं के लिए करवा चौथ के दिन अवकाश रहेगा। ठीक इसी प्रकार अन्य त्योहार जैसे हरितालिका तीज, ललई, छठ, जितिया व्रत आदि जैसे त्योहारों के मौके पर व्रत रखने वाली महिला शिक्षिकाओं को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अनुमन्य किया जाएगा। वही शेष अवकाश पूर्ववत रहेगा। एशिया कप के मैच के टिकट की बिक्री हुई शुरू। वनडे प्रारूप और हाइब्रिड मॉडल एशिया कप 2023 खेले जाने हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अगस्त से हो जाएगी। वहीं 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान आमने सामने दिखेंगे। अब इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा टिकट की बिक्री शुरू की जा चुकी है। श्रीलंका में भारत के सभी मैच खेले जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्रीलंका में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के टिकट बीते 17 अगस्त से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। pcb.bookme.pk पर एशिया कप के मैच के टिकट आपको मिल जाएंगे। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को लेकर नोएडा अथॉरिटी हुई सख्त। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सड़कों पर घूम रहे पशुओं को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, जिसके तहत सड़कों पर घूम रहे पशु को अथॉरिटी की टीम अब अपने कब्जे में ले लेगी और पशु मालिकों को पहली बार 10,000 रुपए तक जुर्माना इसे छुड़ाने के लिए देना पड़ेगा। बार बार गलती दोहराई जाने पर जुर्माना की राशि 20,000 रुपए और मालिक के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि यह नियम पहले भी थे, लेकिन जुर्माने की राशि 5,000 रुपए थी और पशु मालिकों पर केस दर्ज करने जैसे कोई प्रावधान नहीं थे। लिहाजा बीते 3-4 दिनों में फील्ड में जाकर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर कई बार आवारा पशु दिखे। इनकी वजह से कई बार अर्थव्यवस्था और यातायात भी प्रभावित होते हैं, जिसे देख इस तरह के निर्णय लिए गए। जन शिकायतों के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील रहने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। जन शिकायतों को देखते हुए इनके प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल सीएम योगी ने आम जन से अपने राजकीय आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से लगभग 220 लोग जनता दर्शन में मौजूद रहे। साथ ही एक एक करके सीएम योगी ने उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनकी समस्या के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया उनके समस्या का निस्तारण कराना और उनकी प्रतिबद्धता है। यूपी के शाहजहांपुर जिले में दिखे विलुप्त हो चुके इजिप्शियन वल्चर। इजिप्शियन वल्चर अब विलुप्त होती जा रही प्रजाति है, लेकिन अभी हाल में उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले के जलालाबाद कस्बे में इसे देखा गया है। पक्षी प्रेमी व इस पर शोध करने वाले छात्र इसे देख बेहद ही खुश नजर आए। इसे आखिरी बार शाहजहांपुर के ककराकला डंपिंग ग्राउंड में 4 साल पहले देखा गया था, जिसके बाद अब जाकर इसे देखा गया। पक्षियों में दिलचस्पी रखने वाले यशु विक्रम सिंह ने इसे पक्षी की फोटो मोबाइल कैमरे से खींची थी। फिर इस तस्वीर को रिसर्च स्कॉलर के मिश्रा को भेजा गया। तस्वीर देखने के बाद इजिप्शियन वल्चर होने की उनके द्वारा पुष्टि कर दी गई। मेरठ के इस इंजीनियर ने किया कमाल। अब गैस सिलेंडर फटने का नहीं रहेगा डर। अब हर घर में गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन कई बार इसके फटने या लीक होने का डर भी बना रहता है। लेकिन अब इस तरह की घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता है। ऐसा संभव मेरठ के चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस स्थित सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में सहायक आचार्य इंजीनियर सौरभ गौंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बने यंत्र के कारण ही हो सकेगा। इस यंत्र को अब अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी मिल चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने भी सौरभ के इस उपलब्धि को सम्मानित कर प्रेरणा स्रोत बताया है। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज के ही दिन वर्ष 1868 में भारत के गुंटूर में कुल सूर्य ग्रहण के दौरान खगोल विज्ञानी पियरे जैनसेन ने सूर्य को क्रोमोस्फीयर का विश्लेषण करते हुए हीलियम की खोज की थी। आज के ही दिन वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना हुई थी। वर्ष 1956 में आज के ही दिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी संदीप पाटिल का जन्म मुंबई में हुआ था। हरिद्वार से छोड़ा गया पानी खादर क्षेत्र में मचा रहा तबाही। 3.88 क्यूसेक पानी हरिद्वार से छोड़े गए, जिसकी वजह से खादर क्षेत्र में पानी से तबाही मचा हुआ है। खादर के क्षेत्रों में लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। कईयों के तो फसल भी तबाह हो चुके हैं। जलस्तर बढ़ने के भय से लोग रात रात भर जाग कर समय बिता रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी के उस समय को शायद ही कोई भूले। उस समय भी वर्ष 2013 में गंगा का जलस्तर 5,17,000 क्यूसेक पहुंचा था। अब लगभग 10 साल बाद 3.88 लाख क्यूसेक पानी हो गए हैं, जिस वजह से नदियां तबाह हो चुकी हैं, तटबंध टूट चुके हैं। हालांकि पानी में थोड़ी कमी होती नजर आ रही, लेकिन जान माल को काफी क्षति पहुंची है। काम की बात में आज हम जानेंगे कैसे बारिश का पानी हो सकता है खतरनाक। अक्सर आपने यह सुना होगा कि बरसात का पानी सबसे शुद्ध होता है। पुराने समय में तो लोग बरसात के पानी को पीने और नहाने में भी प्रयोग करते थे, लेकिन अभी हाल में ही एक शोध में पता चला है कि बरसात के पानी को पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
दरअसल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में छपी एक शोध के अनुसार धरती के अधिकतर हिस्सों में बारिश के पानी में सिंथेटिक तत्व PFAS पाए गए। इन्हें फॉरएवर केमिकल कहते हैं क्योंकि यह पर्यावरण में सालों तक रहता है। इसकी वजह से कैंसर, बच्चों में धीमा विकास व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार तो बच्चे भी बारिश के समय में नहाने के साथ पानी पी लेते हैं। तो ऐसे समय में आपको अपने बच्चों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, PCS, पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर GST भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है अगरतला। अगला सवाल, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2023, ऑप्शन सी 16 जुलाई 2023, ऑप्शन डी 17 जुलाई 2023। इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 को LVM 3 द्वारा कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अनंतपुर, ऑप्शन बी चित्तूर, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी पूर्व गोदावरी। इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा। निम्न में से किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी बांद्रा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? ऑप्शन ए काशी महाजनपद, ऑप्शन बी मगध महाजनपद, ऑप्शन सी गांधार महाजनपद, ऑप्शन डी वत्स महाजनपद। इसका सही उत्तर है काशी महाजनपद। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।